आज की हमारी बातचीत एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो सुनने में बहुत सीधा लगता है, पर जिसके जवाब में इतिहास की कई परतें छिपी हैं। सवाल है, अगर अंग्रेज भारत ना आते तो यहाँ शिक्षा और रेलवे का क्या होता? अब देखिए, ये कोई हाँ या ना वाला सवाल नहीं है। हमारे पास जो स्रोत है, वो एक तरह का वैकल्पिक इतिहास बुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो ना तो पूरी तरह से कह सकते हैं अंधकार में है, जहां हम हमेशा के लिए पिछड़े रह जाते, और ना ही पूरी तरह सुनहरी, जहां सब कुछ एकदम सही होता। ये कहानी बीच की है, स्लेटी रंग की। तो चलिए, इसी स्लेटी कहानी की परतों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बिना ब्रिटिश राज के भारत की अपनी राह कैसी हो सकती थी। सबसे पहले शिक्षा की बात करते हैं। एक आम धारणा जो हमें स्कूलों में भी पढ़ाई जाती है, वो ये है कि अंग्रेजों से पहले भारत एक अशिक्षित भूमि थी, जैसे यहाँ ज्ञान का कोई सिस्टम ही नहीं था। लेकिन स्रोत तो कुछ और ही कहानी बताते हैं। बिल्कुल। और ये धारणा पूरी तरह से गलत है। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ एक नैरेटिव था, ताकि वो अपने शासन को जो है जायज ठहरा सकें। सच तो यह है कि भारत में शिक्षा की एक बहुत पुरानी और गहरी परंपरा थी। हम तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों की बात करते हैं, जो उस समय के, आप कह सकते हैं, ग्लोबल सेंटर ऑफ लर्निंग थे। लेकिन उनके अलावा भी हर स्तर पर शिक्षा मौजूद थी। गुरुकुल थे, मदरसे थे, गांव में पाठशालाएं थी। और इन जगहों पर सिर्फ धर्म कर्म नहीं, बल्कि दर्शन, गणित, खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र और यहाँ तक कि चिकित्सा जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। लेकिन एक मिनट, क्या ये शिक्षा व्यवस्था वैसी थी जैसी हम आज देखते हैं? क्या हर किसी को स्कूल जाने का मौका मिलता था? नहीं, और यही सबसे बड़ा फर्क है। वो जो व्यवस्था थी, वो काफी हद तक अभिजात्य केंद्रित थी। अभिजात्य केंद्रित। एलीट सेंट्रिक, ज्ञान ज्यादातर ऊंची जातियों और अमीर परिवारों तक ही सीमित था। दूसरा बड़ा फर्क ये था कि ये बहुत स्थानीय थी हम्म। और मौखिक परंपरा पर ज्यादा आधारित थी। हम्म। यानी पूरे देश के लिए एक जैसा सिलेबस या एक जैसी परीक्षा प्रणाली, वो सब नहीं था। हम्म। तो ज्ञान जरूर था, लेकिन उसकी पहुंच और उसका ढांचा वो आज से बहुत अलग था। हम्म। सबके लिए स्कूली शिक्षा का विचार, जिसे हम मैस स्कूलिंग कहते हैं, वो उस वक्त मजबूत नहीं था। ठीक है, तो अगर अंग्रेज नहीं आते तो क्या ये व्यवस्था ऐसी ही बनी रहती, या इसमें अपने आप कोई बदलाव आता? स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। देखिए, 18वीं सदी में भारत राजनीतिक रूप से बिखर रहा था, लेकिन कई क्षेत्रीय ताकतें भी उभर रही थीं, जैसे मैसूर, मराठा साम्राज्य, सिख साम्राज्य। इन राज्यों ने अपने अपने स्तर पर आधुनिकीकरण की कोशिशें शुरू कर दी थीं। जैसे मैसूर में टीपू सुल्तान की रॉकेट टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी थी, या मराठा दरबारों में खगोल विज्ञान को संरक्षण मिलता था। तो ये कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि ये शासक अपने राज्यों को आधुनिक बनाने के लिए शिक्षा का इस्तेमाल जरूर करते, पर अपनी शर्तों पर। वे स्कूल और विश्वविद्यालय खोलते, पर उनका मॉडल शायद यूरोपियन ना होता। अच्छा, तो अगर शिक्षा हमारी अपनी भाषाओं में होती, अपनी शर्तों पर होती, तो उसका मकसद सिर्फ बाबू या क्लर्क बनाना तो नहीं होता, जैसा अंग्रेजों ने किया। तो फिर समाज किस तरह के नागरिक तैयार करने पर जोर देता? क्या प्राथमिकताएं होती? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तब शिक्षा का उद्देश्य साम्राज्य के लिए नौकर पैदा करना नहीं होता। प्राथमिकताएं ज्यादा समग्र होती। शिक्षा अपनी भाषाओं में होती, संस्कृत, फारसी, तमिल, बंगाली, मराठी। इससे एक सांस्कृतिक आत्मविश्वास बना रहता। लोग अपने ज्ञान और अपनी परंपराओं को हीन नहीं समझते, जैसा मैकाले की शिक्षा नीति के बाद हुआ। शिक्षा का मकसद होता नीति शास्त्र सिखाना, शिल्प सिखाना, कृषि और राजकाज सिखाना। ऐसे नागरिक तैयार करना जो समाज और अपने राज्य की जरूरतों को पूरा कर सकें, न कि किसी विदेशी ताकत की। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। अपनी जड़ों से जुड़ी हुई, ज्यादा आत्मविश्वास वाली शिक्षा प्रणाली। लेकिन क्या इस तस्वीर का कोई दूसरा पहलू भी है? कहीं हम कुछ जरूरी चीजों से चूक तो नहीं जाते? अंग्रेजी विज्ञान, तकनीक और कूटनीति की वैश्विक भाषा बन रही थी। अंग्रेजी के बिना हमारे विद्वानों को यूरोप में हो रही वैज्ञानिक क्रांति और औद्योगिक विकास से जुड़ने में बहुत देर हो जाती। हम एक तरह के बौद्धिक अलगाव में चले जाते। लेकिन क्या ये धीमी गति एक बहुत बड़ी कीमत नहीं होती? मेरा मतलब है, जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति तूफान मचा रही थी, तब क्या हम सामाजिक सुधारों पर धीरे धीरे बस बहस ही करते रहते?
कहीं हम दुनिया की दौड़ में बहुत ज्यादा पीछे तो नहीं रह जाते? ये एक बहुत बड़ा जोखिम था, इसमें कोई शक नहीं। और यहीं पर दूसरा नकारात्मक पहलू आता है सामाजिक सुधार का। अंग्रेजों के लाए सुधार, चाहे वो कितने भी आधे अधूरे और अपने स्वार्थ के लिए क्यों ना हो, उन्होंने कुछ जरूरी बहसों को एक संस्थागत रूप दिया। जैसे लड़कियों की शिक्षा का सवाल, हम्म। या निचली जातियों के लिए स्कूलों के दरवाजे खोलने का मुद्दा। ये बातें समाज में पहले से थीं, लेकिन ब्रिटिश राज ने इन्हें कानूनी और प्रशासनिक बहस का हिस्सा बना दिया। एक पूरी तरह से स्वदेशी व्यवस्था में हो सकता है कि यह सामाजिक बदलाव बहुत ही धीमी गति से होता, क्योंकि तब समाज के पारंपरिक ढांचे को चुनौती देने वाला कोई बाहरी दबाव नहीं होता। हम्म। तो मतलब शिक्षा अपनी होती, पर शायद उतनी आधुनिक और समावेशी नहीं होती, कम से कम शुरुआत में तो नहीं। ये तो हुई शिक्षा की बात, जो दिमाग को जोड़ती है। लेकिन एक और चीज है जो पूरे देश को भौतिक रूप से जोड़ती है, और जिसका श्रेय अक्सर अंग्रेजों को दिया जाता है, रेलवे। क्या वो कहानी भी इतनी ही सीधी है? रेलवे की कहानी तो शिक्षा से भी ज्यादा जटिल है। सबसे बड़ा मिथक तो यही है कि अंग्रेजों ने हमें रेलवे का तोहफा दिया। स्रोत इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। ये कोई तोहफा नहीं था, ये एक निवेश था, जिसके पीछे एक बहुत स्पष्ट औपनिवेशिक तर्क था। और वो तर्क क्या था? उसके तीन मुख्य स्तंभ थे। पहला, सैन्य नियंत्रण। 1857 के विद्रोह के बाद उन्हें समझ आ गया था कि सैनिकों को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक तेजी से पहुंचाना कितना जरूरी है। दूसरा, कच्चे माल का शोषण। भारत के अंदरूनी हिस्सों से कपास, कोयला, जूट जैसी चीजों को बंदरगाहों तक पहुंचाना। ताकि उन्हें सस्ते में इंग्लैंड भेजा जा सके। बिल्कुल। और तीसरा, अपने बाजार का विस्तार। इंग्लैंड के कारखानों में बने हुए महंगे कपड़े और दूसरे सामान को वापस भारत के छोटे छोटे शहरों और गांवों तक पहुंचाने के लिए एक नेटवर्क चाहिए था। रेलवे ने ये तीनों काम किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेलवे का पूरा ढांचा भारत की जरूरतों के हिसाब से नहीं, बल्कि ब्रिटेन की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया था। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि आपके घर में पाइपलाइन सिर्फ इसलिए बिछाई जाए ताकि किचन का सारा पानी सीधे बाहर नाली में जाए, ना कि इसलिए कि बाथरूम और गार्डन में भी पानी पहुंचे। अंग्रेजों के रेलवे का तर्क कुछ ऐसा ही था। शोषण और निकासी का तर्क, विकास और वितरण का नहीं। तो फिर वही सवाल, अगर अंग्रेज न होते तो क्या भारत में पटरियां बिछती ही नहीं? क्या हम बैलगाड़ी वाले देश ही रह जाते? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शायद देर से आती, पर आती जरूर। औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहे किसी भी देश को परिवहन की जरूरत तो पड़ती ही है। जैसे यूरोप के बाकी देशों में हुआ, वैसे ही भारत में भी होता। निजी पूंजी और राजकीय संरक्षण के मेल से रेलवे का विकास होता। फर्क ये होता कि पहली लाइनें शायद उन रास्तों पर बिछती जहां आर्थिक जरूरत सबसे ज्यादा थी, जैसे बंबई सूरत या मद्रास मैसूर जैसे व्यस्त व्यापारिक गलियारों को जोड़ना। एक मिनट, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी कि रेलवे का जो मूल तर्क होता वो शोषण का तर्क न होकर आर्थिक तर्क होता। इसका मतलब क्या हुआ? इससे जमीन पर क्या फर्क पड़ता? बहुत बड़ा फर्क पड़ता। तब रेल लाइनें इस आधार पर नहीं बिछाई जाती कि कपास को बंदरगाह तक सबसे जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, बल्कि इस आधार पर बिछाई जाती कि देश के दो व्यापारिक केंद्रों के बीच व्यापार कैसे बढ़े। खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित होता। तो आप ये कह रहे हैं कि जो भयानक अकाल पड़ते थे, जिनमें लाखों लोग मारे जाते थे, उनका पैमाना भी शायद कम होता। ये तो बहुत बड़ा दावा है। इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। देखिए, ब्रिटिश राज में अकाल के दौरान क्या होता था। एक तरफ लोग भूख से मर रहे होते थे और दूसरी तरफ उसी इलाके से अनाज ट्रेनों में भरकर बंदरगाहों की तरफ भेजा जा रहा होता था। ताकि उसे निर्यात किया जा सके। हाँ, अगर रेलवे का नियंत्रण भारतीय हाथों में होता तो उसका पहला मकसद होता कि जिस इलाके में अनाज ज्यादा है वहां से उसे अकाल पीड़ित इलाके तक पहुंचाया जाए। मकसद आंतरिक वितरण होता, ना कि बाहरी निष्कर्षण। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। एक स्वदेशी रेलवे ज्यादा मानवीय होती, लेकिन यहाँ भी सिक्के का दूसरा पहलू तो होगा ही। अंग्रेजों ने जो विशाल नेटवर्क बनाया, वो एक ही झटके में पूरे देश में फैल गया। क्या बिना उनकी पूंजी और जबरन वसूले गए टैक्स के ये संभव था? एक खंडित अलग अलग रियासतों वाला रेलवे सिस्टम देखने में कैसा होता? हाँ, और वो पहलू है रफ्तार और पैमाने का। ये मानना पड़ेगा कि ब्रिटिश पूंजी और एक केंद्रीकृत ताकत के बिना इतना विशाल अखिल भारतीय नेटवर्क बनाना बहुत धीमा और खंडित होता। अलग अलग रियासतें अपने अपने ट्रैक बिछाती, शायद उनके गेज मतलब पटरियों के बीच की दूरी वो भी अलग अलग होते। अच्छा। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए शायद ट्रेनें बदलनी पड़ती। भारत को एक एकीकृत बाजार बनने में शायद शायद 40-50 साल और लग जाते। तो अब इन दोनों धागों को जोड़ते हैं, शिक्षा और रेलवे। अंग्रेजों की दी हुई अंग्रेजी शिक्षा और उनकी बनाई रेलवे, इन दोनों ने मिलकर एक अखिल भारतीय अभिजात वर्ग तैयार किया।
ये लोग ट्रेन में बैठकर पूरे भारत में घूमते थे, कॉन्फ्रेंस करते थे, एक दूसरे के विचार जानते थे। स्रोतों का कहना है कि इसी से एक अखिल भारतीय चेतना पैदा हुई और राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। अगर ये दोनों चीजें नहीं होती या अलग तरह से होती, तो भारत एक राष्ट्र है का विचार कैसे पनपता? ये इस पूरी बहस का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इसमें कोई शक नहीं कि इसके बिना भारत एक राष्ट्र है का विचार शायद बहुत बाद में मजबूत होता। लोग पहले खुद को मराठा, बंगाली या महिसूरी समझते, भारतीय बाद में। लेकिन इस देरी का एक फायदा भी हो सकता था। वो क्या? फायदा ये कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया शायद ज्यादा स्वाभाविक और कह सकते हैं जैविक होती, ऊपर से थूपी हुई नहीं लगती। जब अलग अलग रियासतें और क्षेत्र व्यापार, शिक्षा और संधि के लिए एक दूसरे से जुड़ते, तो राष्ट्रवाद नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता, ऊपर से नीचे की ओर नहीं। स्रोत तो यहां तक संकेत देते हैं कि शायद इस धीमी और अधिक समावेशी प्रक्रिया से विभाजन जैसे विनाशकारी परिणाम से बचा जा सकता था। सच में? हाँ, क्योंकि तब राष्ट्रवाद की परिभाषाएं अलग अलग क्षेत्रों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर गढ़ी जाती, किसी एक केंद्रीय विचार को सब पर थोपा नहीं आता। ये एक असहज सच भी सामने लाता है। ब्रिटिश शिक्षा ने हमें आलोचनात्मक सोच दी, लेकिन साथ साथ एक आत्मसंदेह भी दिया, जिसे हम औपनिवेशिक मानसिकता कहते हैं। सही बात है। और रेलवे ने गतिशीलता दी, लेकिन साथ साथ शोषण को भी रफ्तार दी। ये एक अजीब पैकेज डील जैसा लगता है ना? बिल्कुल। और यहीं पर जापान का उदाहरण प्रासंगिक हो जाता है। जापान ने बिना किसी औपनिवेशिक ताकत के अपनी शर्तों पर आधुनिकीकरण किया। उन्होंने अपनी भाषा और संस्कृति को बनाए रखते हुए पश्चिमी विज्ञान और तकनीक को अपनाया। ये दिखाता है कि स्वदेशी आधुनिकीकरण संभव था। लेकिन क्या भारत में ये संभव था? जापान एक छोटा एकजुट देश था। भारत तो उस समय सैकड़ों रियासतों में बटा हुआ था। क्या यहाँ वो राजनीतिक इच्छा शक्ति और राष्ट्रीय एकता थी? और यही सबसे बड़ी चुनौती थी। इसी तर्क के आधार पर कई इतिहासकार कहते हैं कि अगर अंग्रेज नहीं आते, तो शायद कोई और यूरोपीय शक्ति, फ्रांसीसी या पुर्तगाली यहां कब्जा कर लेती, या फिर भारत आपस में लड़कर और भी छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाता, जहां शिक्षा और रेलवे जैसी आधुनिक चीजें सिर्फ कुछ मजबूत इलाकों तक ही सीमित रह जाती। तो अंत में हम कहाँ पहुँचते हैं? इन तमाम तर्कों के बाद अगर कोई पूछे कि अंग्रेजों के बिना भारत बेहतर होता या बदतर, तो जवाब क्या है? जवाब किसी एक रंग में नहीं बल्कि स्लेटी है। ये साफ है कि अंग्रेजों के बिना भारत की विकास यात्रा बिल्कुल अलग होती। बेहतर या बदतर कहना मुश्किल है, पर अलग जरूर होती। शिक्षा शायद अपनी जड़ों से ज्यादा जुड़ी होती, उसमें सांस्कृतिक आत्मविश्वास ज्यादा होता, पर वो वैश्विक वैज्ञानिक दौड़ में शायद कुछ वक्त के लिए पीछे रह जाती। और रेलवे शायद ज्यादा मानवीय होती, अकाल से लड़ने में ज्यादा मददगार होती, पर उसकी रफ्तार और पहुंच दोनों ही कम होती। तो कुल मिलाकर कहें तो भारत की विकास यात्रा शायद कम मानकीकृत, मतलब स्टैंडर्डाइज्ड होती, पर ज्यादा संप्रभु, सॉवरेन होती। बिल्कुल। रफ्तार भले ही कम होती, पर उस विकास पर अपनापन और अधिकार का एहसास ज्यादा होता। ये नहीं लगता कि किसी और ने अपने फायदे के लिए बना दिया है। शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि विकास का उद्देश्य साम्राज्य की सेवा करना नहीं बल्कि समाज की सेवा करना होना चाहिए। और बुनियादी ढांचे का मकसद लूट को तेज करना नहीं बल्कि लोगों को जोड़ना होना चाहिए, चाहे वो प्रक्रिया धीमी ही क्यों ना हो। आज की इस चर्चा से एक अंतिम विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या शिक्षा प्रणाली चाहे कितनी भी आधुनिक क्यों न हो, वो तभी वास्तव में सफल होती है जब वो अपने लोगों के लिए उनकी जरूरतों के हिसाब से डिजाइन की गई हो, न कि उन पर शासन करने के लिए। और ये बात उतनी ही सच है चाहे वो प्रणाली कोई विदेशी ताकत बनाए या हम खुद अपने लिए बनाएं।